Hello everyone, this is Mohit Advocate, and in today's video, that is 7th of June 2024, I will be teaching the provisions of the Code of Civil Procedure 1908, and I will be teaching order from order 1 to order 9, which are the most important orders of the CPC. मैं सिविल प्रक्रिया दीवानी मुकदमों में जो प्रक्रिया फॉलो होती है उसके ऑर्डर 1 से लेकर ऑर्डर 9 तक आज पढ़ाने वाला हूँ, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इनको हम एक और नाम दे देते हैं, इन ऑर्डर 1 से लेके ऑर्डर 10 तक हम बोलते हैं प्री जजमेंट ऑर्डर्स। सो ये टोटल 9 ऑर्डर हैं, इसमें मैं पढ़ाने वाला हूँ, और हर एक रूल और हर एक इन ऑर्डर्स का। सो मैं CPC की बेयर एक्ट जो कि यूनिवर्सल की है मेरे पास, उससे पढ़ाऊँगा, और आपको इंटरप्रिटेशन क्या ये ऑर्डर और इनके रूल्स क्या कहना चाह रहे हैं वो बताऊँगा बिल्कुल अच्छे तरीके से। और यही मेनली पेपर्स में आते हैं, मेन चंक मेंस एग्जामिनेशन का और प्री एग्जामिनेशन का ऑर्डर 1 से लेकर ऑर्डर 9 तक में ही है, और जो कोर्ट्स में मेन प्रक्रिया होती है वो ऑर्डर 1 से लेकर ऑर्डर 9 तक ही है मेन सीखने के लिए, और कुछ भी नहीं है। ऑर्डर 1 और ऑर्डर 9 तक जिसको अच्छे तरह से आ गया वो चैम्पियन है, और जिसको नहीं आया वो कन्फ्यूज ही रहेगा हमेशा के लिए, ठीक है। सो मैं स्टार्ट करने वाला हूँ। इसमें टोटल अबव 120 120 125 के अबव रूल्स हैं, तो मतलब इन बिटवीन 120 टू 135 इसमें रूल्स मिलेंगे, इन 1 से लेके ऑर्डर 1 से लेके ऑर्डर 9 तक। तो सारे रूल्स आज हम करेंगे और बिल्कुल अच्छी तरह करेंगे। सो ये ऑर्डर जो ये ऑर्डर्स हैं ये फर्स्ट शेड्यूल में दिए गए हैं। हमारे पास टोटल 51 ऑर्डर्स हैं, एंड अब जो अमेंडेड ऑर्डर ये 20 कैपिटल A एंड और भी जो ऑर्डर्स जो बाद में ऐड हुए हैं उनको मिला के हमारे पास 54 ऑर्डर्स हैं। सो आई एम स्टार्टिंग विद ऑर्डर 1। ऑर्डर 1 इज पार्टीज टू सूट्स। वाद में पार्टीज दल कौन रहेंगे? रूल 1 ऑफ ऑर्डर 1, हु मे बी जॉइंड एज प्लेंटिव्स, कि वाद में आप प्लेंटिव वादी किसको बना सकते हो, तो वो हमें रूल 1 बता रहा है ऑर्डर 1 का। ऑल पर्सन्स में बी जॉइंड इन वन सूट एज प्लेंटिव्स वेयर, बोल रहा है हर व्यक्ति वाद में प्लेंटिव वादी बन सकता है अगर, तो ये रिक्वायरमेंट क्लोज ए और क्लोज बी में रिक्वायरमेंट है वो पूरी हो जाती है, तो वो वादी बन सकता है हर व्यक्ति हर सूट में। ए एनी राइट टू रिलीफ इन रिस्पेक्ट ऑफ, कोई अधिकार है किसका रिलीफ पाने का अदालत से, किस संदर्भ में, और अराइजिंग आउट ऑफ, और कहाँ से निकल के आ रहा है वो अधिकार, द सेम एक्ट एक ही कार्य से, और ट्रांजैक्शन एक ही ट्रांजैक्शन से, और सीरीज ऑफ एक्ट्स या बहुत सारे कार्यों की सीरीज है, मतलब चली जा रही है वो कार्यों की सीरीज उससे, और ट्रांजैक्शंस या बहुत सारे ट्रांजैक्शंस हैं, इज एलेज टू एग्जिस्ट इन सच पर्सनस, तो जो वादी बनना चाहते हैं उन पर्सनस में वो मौजूद है, वो अधिकारों की सीरीज, वो अधिकारों के एक्ट्स उन पर्सनस में जो वादी बनना चाहते हैं उनमें वो मौजूद है। वेदर जॉइंटली, या तो भाई कौन जॉइंटली, बहुत सारे वादियों में बहुत सारे पर्सनस में वो राइट मिक्स है, मतलब उन सभी में वो जॉइंट है। सेवरली और इन अल्टरनेटिव, या फिर सभी में अलग अलग, सभी वो रिलीफ रखते हैं जो वादी बनेंगे अलग अलग से, या फिर इन द अल्टरनेटिव, या एक रिलीफ ऑब्टेन करने की राइट एक के पास है, एक वादी के पास है, प्लेंटिफ के पास है, दूसरा रिलीफ क्लेम करने की राइट दूसरे वादी के पास है, प्लेंटिफ के पास है, तीसरे के पास है, ऐसे 1 और 2 और 3 और 4, ऐसे ये इन द अल्टरनेटिव की ये सेंस होती है। एंड नाउ रूल 1 क्लोज बी, इफ सच पर्सन्स ब्रॉट सेपरेट सूट्स, अगर यह वादी जो हम इकट्ठा करना चाहते हैं उनको को प्लेंटिव्स बनाना चाहते हैं, और जो वादी बनेंगे या सिंगल वादी भी है या को प्लेंटिव्स जो बनेंगे, मतलब एक से ज़्यादा वादी बनेंगे, तो वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है इफ सच पर्सन्स ब्रॉट सेपरेट सूट्स, अगर यह व्यक्ति अलग अलग से दावा ले आते, सूट्स ले आते, एनी कॉमन क्वेश्चन ऑफ लॉ और फैक्ट वुड राइज, इन सभी व्यक्तियों के दावे में क्या होता है, एक सामान्य प्रश्न उठ जाता किसका, कानून का, या एक सामान्य प्रश्न किसका, तथ्यों का, जो भी उनमें उनके राइट्स के जो अधिकार है उनके तथ्यों का कोई सामान्य क्वेश्चन, कॉमन क्वेश्चन उठ जाता, फैक्ट का भी तथ्यों का भी, तो भी वो कोप्लेंटिव्स बन जाएंगे। ये रूल 1 बोलता है। अब रूल 2, पावर ऑफ कोर्ट टू ऑर्डर सेपरेट ट्रायल्स, अदालत की शक्ति है कि वो अगर कोप्लेंटिव्स एम्बेरस और डिले कर रहे हैं ट्रायल को, तो वो सेपरेट, मतलब उन सभी के ट्रायल्स को, दावों को, जो को प्लेंटिव्स बने वादी बने हैं उनको अलग अलग कर देगी उनकी ट्रायल्स को। सो इट इज सेइंग वेर इट अपीयर्स टू द कोर्ट दैट एनी जॉइंटर ऑफ प्लेंटिव्स मे एम्बेरस और डिले द ट्रायल, जहाँ कोर्ट को लगता है, अदालत को लगता है कि भाई को प्लेंटिव्स इतने सारे वादियों का जुड़ना क्या कर देगा, जो हमारे पास दीवानी मुकदमे की ट्रायल चल रही है
इसको एम्बेरेस मतलब बिगाड़ के रख देगा या डिले या थोड़ा लेट कर देगा डिसीजन से ऑफ द सूट, ठीक है। द कोर्ट में पुट द प्लेंटिफ्स टू देयर इलेक्शन। अब अदालत क्या कहेगा, प्लेंटिफ्स को बोलेगा, वादियों को बोलेगा कि भाई आप इलेक्शंस पे हो, कौन यहाँ से निकलना चाहता है, कौन क्या करना चाहता है, वो आप चूज कर लो और मेरे को बता दो। और ऑर्डर सेपरेट ट्रायल्स और मेक सच अदर ऑर्डर एज मे बी एक्सपीडियंट, या बिना पूछे ही वादियों से सेपरेट ट्रायल की ऑर्डर कर देगा कि इन सब की ट्रायल आज से सेपरेट होती है, या कोई और अन्य ऑर्डर निकाल देगा जो भी कोर्ट को अदालत को उचित लगता है। ये रूल 2 हमारा बोलता है। अब रूल 3 बोलता है हु मे बी ज्वाइंड एज डिफेंडेंट्स, कि कौन कौन व्यक्ति प्रतिवादी की तरह मिल सकते हैं एक वाद में। सो इट इज सेइंग ऑल पर्सन्स में बी ज्वाइंड इन वन सूट एज डिफेंडेंट्स वेयर, हर व्यक्ति एक वाद में जुड़ सकते हैं प्रतिवादी की तरह अगर तो। अब वो ए और बी वही रिक्वायरमेंट है उनकी भी। ए रूल 3 क्लोज ए एनी राइट टू रिलीफ इन रिस्पेक्ट ऑफ और अराइजिंग आउट ऑफ द सेम एक्ट, कोई राइट है, कोई अधिकार है प्रतिवादियों का भी, और वो किस संदर्भ में है, वो निकल के आ रहा है एक ही एक्ट से, एक ही ट्रांजैक्शन से, ठीक है। और यह तो बहुत सारे कार्यों से, बहुत सारी सीरीज ऑफ ट्रांजैक्शन से। इज एलिज टू एग्जिस्ट, और उनके पास भी एग्जिस्ट करता है। अगेंस्ट सच पर्सन, और विरुद्ध में करता है, किसके पास, किसके विरुद्ध में करता है, प्रतिवादियों के विरुद्ध में, डिफेंडेंट्स के विरुद्ध में। वेदर जॉइंटली, या सभी के विरुद्ध, जॉइंटली बहुत सारे प्रतिवादी तो सबके विरुद्ध राइट निकल रही है वादी की, प्लेंटिफ की, सेवरली या अलग अलग से निकल रही है, देनी है उनको अगेंस्ट में डिफेंडेंट्स के, और इन द अल्टरनेटिव, या फिर एक इससे निकल रही है, एक राइट प्रतिवादी से लेनी है, एक राइट दूसरे प्रतिवादी से, एक राइट तीसरे प्रतिवादी से, तो ये होता है इन अल्टरनेटिव। अब क्लोज बी, इफ सेपरेट सूट्स वर ब्रोट अगेंस्ट सच पर्सन्स, अगर अलग अलग दावे इन डिफेंडेंट्स के विरुद्ध लाए जाते तो कह रहा है एनी कॉमन क्वेश्चन ऑफ लॉ और फैक्ट वुड राइज, इन प्रतिवादियों के विरुद्ध भी एक सामान्य प्रश्न कानून का उठता और तथ्यों का उठता। सो अब ये बन जाएंगे को डिफेंडेंट्स बन जाएंगे, इनका जॉइंडर हो जाएगा। सो रूल 3 ये कहता है। अब हम पढ़ेंगे रूल 3 कैपिटल ए, जो कि अमेंडमेंट से ऐड हुआ था, पहले नहीं था, ये 1976 की सीपीसी की अमेंडमेंट से ऐड हुआ था। ये बोलता है पावर टू ऑर्डर सेपरेट ट्रायल्स वेयर जॉइंटर ऑफ डिफेंडेंट्स में एम्बेरस और डिले ट्रायल, वही वाला रूल 2 वाला बोल रहा है कि कोर्ट की शक्ति, अदालत की शक्ति कि अगर जॉइंटर ऑफ डिफेंडेंट्स बहुत सारे प्रतिवादी बन गए, अगर वो एम्बेरस और डिले करें ट्रायल को, तो अदालत की शक्ति है कि सेपरेट ट्रायल ऑर्डर कर देगा उन डिफेंडेंट्स के लिए भी। सो यही बोल रहा है। अब इट इज सेइंग वेयर इट अपीयर्स टू द कोर्ट दैट एनी जॉइंटर ऑफ डिफेंडेंट्स मे एम्बेरस और डिले द ट्रायल ऑफ द सूट, अदालत को यह लगता है, यह अपीयर हो जाता है, यह दिख जाता है कि भाई ये इतने सारे को डिफेंडेंट्स प्रतिवादी हमने ज्वाइन तो कर लिए हैं, और इनकी वजह से क्या हो रहा है, सूट में दिक्कतबाजी आ रही है, एम्बेरस हो रहा है या डिले हो रहा है, मतलब लेट हो रहा है सूट, वो वाद। तो क्या करेगा, मे ऑर्डर सेपरेट ट्रायल, तो या तो सेपरेट ट्रायल अलग अलग ट्रायल कर देगा, उन प्रतिवादियों की पार्टी बना देगा, उनको अलग अलग और अलग सूट चला देगा उनका, और मेक सच अदर ऑर्डर एज मे बी एक्सपीडिएंट इन द इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस, या कोई अन्य ऑर्डर मेक कर देगा जो भी जरूरत लगती है जिसको भी जज साहब को, सिविल कोर्ट को, वो ऑर्डर मेक कर देगा। तो ये रूल 3 कैपिटल ए बोलता है ऑर्डर 1 का। अब रूल 4 ऑफ ऑर्डर 1, कोर्ट में गिव जजमेंट फॉर और अगेंस्ट वन और मोर जॉइंट पार्टीज, अदालत अब निर्णय दे देगा किसके लिए, एक व्यक्ति के लिए या एक व्यक्ति के विरुद्ध, या बहुत सारे व्यक्तियों के लिए, बहुत सारे व्यक्तियों के विरुद्ध, ये कह रहा है। जजमेंट में भी गिवन विदाउट एनी अमेंडमेंट, तो बोल रहा है जजमेंट, निर्णय तो दी जाएगी ना, उसमें कोई अमेंडमेंट नहीं होगी। निर्णय जो जजमेंट जो कोर्ट देगा इस दीवानी मुकदमे की, उसमें कोई अमेंडमेंट नहीं होगी, बस उसकी भी एक्सेप्शन है, क्लैरिकल और अर्थमेटिकल मिस्टेक जो ओमिशन हो जाते हैं, टाइपोग्राफिकल एरर होता है, वो तो एक्सेप्शन है, वो तो आप सही कर सकते हो। ये तो बताया हुआ है उसमें पेरेंटल अथॉरिटी में, जो सेक्शंस वाली पेरेंटल अथॉरिटी है सीपीसी में, उसमें बताया हुआ है। लेकिन जनरल रूल यही है, रूल ये बोलता है जजमेंट में भी गिवन विदाउट एनी अमेंडमेंट, जो निर्णय एक बार दीवानी मुकदमे में एक अदालत ने सुना दिया, उसमें कोई अमेंडमेंट नहीं होगी। अब क्लोज ए, फॉर सच वन और मोर ऑफ द प्लेंटिव्स एज मे बी फाउंड टू बी एंटाइटल टू रिलीव, जजमेंट निर्णय किसके पक्ष में सुना दिया जाएगा, या तो एक वादी के पक्ष में, या बहुत सारे अगर वादी हैं तो उन सभी के पक्ष में सुना दिया जाएगा, किस जो वो रिलीफ मांग रहे थे उसके लिए। फॉर सच रिलीफ एज ही और दे मे बी एंटाइटल्ड टू, और वो रिलीफ उन्हें वादियों को दे दिया जाएगा जिसके लिए वो अधिकारित हैं। अब क्लोज बी ऑफ रूल 4, अगेंस्ट सच वन और मोर ऑफ द डिफेंडेंट्स, निर्णय दे दिया जाएगा किसके विरुद्ध, डिफेंडेंट्स प्रतिवादियों के विरुद्ध, एक प्रतिवादी तो उसके विरुद्ध, अगर ज़्यादा प्रतिवादी हैं, प्रतिवादी डिफेंडेंट्स हैं तो उनके विरुद्ध निर्णय दे दिया जाएगा। एज में भी फाउंड टू बी लाइबल, जो भी अदालत ढूंढती है, समझती है कि ये लाइबल है, इसके लिए सूट डाला गया था और यही लाइबल है, अब ये रिलीफ देगा, मतलब
इससे प्रोवाइड करवाना है, जो रिलीफ और वादी को जो देना है अकॉर्डिंग टू देयर रिस्पेक्टिव लाइबिलिटीज। और हर डिफेंडेंट से, हर प्रतिवादी से रिलीफ कैसे मतलब लाइबिलिटी, उनकी जितनी लाइबिलिटी बनेगी उस हिसाब से उनके अगेंस्ट में, विरुद्ध में जजमेंट पास होगी। ये आपका हमारा रूल 4 बोलता है सीपीसी का, ठीक है, ऑर्डर 1 का। अब रूल 5, डिफेंडेंट नीड नॉट बी इंटरेस्टेड इन ऑल द रिलीफ क्लेम्ड। प्रतिवादी जरूरी नहीं है, जो डिफेंडेंट है, प्रतिवादी है, वो इंटरेस्टेड हो, वो मतलब रुचि ले, जितने भी वादी ने रिलीफ मांग रखे वाद में, कह रहा है इंटरेस्टेड। डिफेंडेंट हर रिलीफ में इंटरेस्टेड नहीं हो सकता भाई, वो उसको 1 देने होंगे, 2 देने होंगे, और प्रतिवादी ने मांग रखे 10 रिलीफ, अब वो कहाँ से देगा? अगर उसको एक्चुअल में 1-2 रिलीफ उससे उसको कोई राइट हैम्पर की थी, तो वो 1-2 ही तो देगा, 10 थोड़ी देगा बेमतलब के लिए। तो ये इसके रूल बताता है रूल 5 में। सो इट्स सेइंग it shall not be necessary that every defendant shall be interested as to all the relief claimed in any suit against him। कह रहा है ये बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि प्रतिवादी इंटरेस्टेड हो, रुचि ले कितने भी जो वाद में रिलीफ मांगे हुए हैं वादी ने उसके प्रति, तो कोई ये जरूरी नहीं है प्रतिवादी के लिए। अब रूल 6, जॉइंटर ऑफ पार्टीज लाइबल ऑन सेम कॉन्ट्रैक्ट। कह रहा है उन दलों का जॉइंटर हो जाएगा जो कि लाइबल है किस पे, एक ही अनुबंध पे, एक ही कॉन्ट्रैक्ट पे, तो ये रूल 6 देता है। तो द प्लेंटिफ में एट इज ऑप्शन, तो बोल रहा है वादी के पास ऑप्शन है कि वो क्या करे, ज्वाइन एज पार्टीज टू द सेम सूट ऑल और एनी ऑफ द पर्सन्स। कह रहा है वादी ज्वाइन कर लेगा किसी एक को या उस अनुबंध की कॉन्ट्रैक्ट की बहुत सारी पार्टीज है उनको, दलों को। सेवरली, जॉइंटली एंड सेवरली, कह रहा है या तो अलग अलग से ज्वाइन कर लेगा या इकट्ठा ज्वाइन कर लेगा, जो अनुबंध की पार्टीज थी जो जिन्होंने ब्रीच किया है इस कॉन्ट्रैक्ट का, उनको ज्वाइन कर लेगा, या तो अलग अलग से ज्वाइन कर लेगा या एक साथ सबको ज्वाइन कर लेगा। लाइबल ऑन एनी वन कॉन्ट्रैक्ट, जो भी लाइबल है, जो भी देनदार है किस पे, एक अनुबंध पे, जो कॉमन अनुबंध है उनके बीच में, वादी और जो प्रतिवादी है उनके बीच में, और प्रतिवादी अगर ज़्यादा है और उस कॉन्ट्रैक्ट के ही हैं तो उनको सबको ज्वाइंटर कर लेगा उनका। इंक्लूडिंग पार्टीज टू बिल ऑफ एक्सचेंज, और उस कॉन्ट्रैक्ट में अनुबंध में कौन कौन सी पार्टीज इंक्लूड हैं, शामिल हैं, पार्टीज जो दल थी जो बिल ऑफ एक्सचेंज का, हुंदीज एंड प्रोमरेसी नोट, जो हुंदीज का दल पार्टी थी और जो प्रोमरेसी नोट की पार्टीज थी, ये तीनों भी फॉर्म्स है कॉन्ट्रैक्ट की, अनुबंध की, बिल ऑफ एक्सचेंज, हुंदीज एंड प्रोमरेसी नोट्स। ओके, सो ये रूल 6 बोलता है। अब रूल 7, व्हेन प्लेंटिफ इन डाउट फ्रॉम होम रिड्रेस इज टू बी सोट। रूल 7 में ये बोल रहा है वादी को ही वो है, संदेह है कि मेरे को रिलीफ किससे लेना है, कौन से व्यक्ति से लेना है, तो ये रूल 7 हमें बता रहा है, उसके बॉडी में पढ़ेंगे अब। वेयर द प्लेंटिफ इज इन डाउट एज टू द पर्सन फ्रॉम होम ही इज एंटाइटल्ड टू ऑब्टेन रिड्रेस, जहाँ वादी ही उसमें है, डाउट में है, उसको संकोच है कि भाई मेरे को रिलीफ किससे क्लेम करना है, कौन किसको पार्टी बनाऊँ, मैं किसको प्रतिवादी बनाऊँ जो मेरे को रिलीफ देगा, समझ नहीं आ रहा, क्लियरिटी नहीं है। ही में ज्वाइन 2 और मोर डिफेंडेंट्स, तो वो क्या करेगा, 2 तो मिनिमम है प्रतिवादी वो ज्वाइन करेगा इस सूट में, अगर जिस सूट में डाउट है, या 2 से ज़्यादा भी प्रतिवादी को ज्वाइन कर सकता है। इन ऑर्डर डेट द क्वेश्चन एज टू विच ऑफ द डिफेंडेंट्स इज लाइबल, और बस यह प्रश्न क्लियर करने के लिए कि कौन सा डिफेंडेंट किस प्रतिवादी की लाइबिलिटी बन रही है जो मेरे को रिलीफ देगा, एंड टू व्हाट एक्सटेंट, और उसकी लाइबिलिटी किस श्रेणी तक बन रही है उस प्रतिवादी की, मे बी डिटरमाइंड एज बिटवीन द ऑल पार्टीज। और ऐसा प्रश्न अगर उसने प्रतिवादी बहुत सारे ज्वाइन करा लिए तो कोर्ट उस जो उसका ये ज्वाइंटर ऑफ जहाँ पे उसने डाउट था उस प्लेंटिफ को, वादी को, सो कोर्ट अब उसको डिटरमाइन करेगा कि भाई कौन सा इंपॉर्टेंट प्रतिवादी है और किसी को रखना चाहिए और किसको नहीं रखना चाहिए, और कौन सा मेन पार्टी बनेगा डिफेंडेंट। ठीक है, अब रूल 8 ऑफ ऑर्डर 1 रिप्रेजेंटेटिव सूट की बात करता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है मेंस एग्जामिनेशन के लिए। सो ये बोलता है 1 पर्सन में सू और डिफेंड ऑन बिहाफ ऑफ ऑल इन सेम इंटरेस्ट। बोल रहा है एक व्यक्ति केस डाल सकता है या केस लड़ सकता है, किसके बिहाफ पे, बहुत सारे व्यक्तियों के बिहाफ पे। उन बहुत सारे व्यक्तियों का भी क्या है, एक सेम इंटरेस्ट है, मतलब एक सेम हित है उस वाद में। सो इट्स सेइंग वेयर देयर आर न्यूमेरस पर्सन्स हैविंग द सेम इंटरेस्ट इन वन सूट, जहाँ बहुत सारे व्यक्ति हैं और इनका सेम हित है और एक ही वाद में है। सो क्लोज ए अब क्या कह रहा है, अब क्या होगा, ये रिक्वायरमेंट है ए, 1 और मोर ऑफ सच पर्सन्स में एक या एक से ज़्यादा व्यक्ति भी क्या कर सकते हैं, विद द परमिशन ऑफ द कोर्ट, अदालत की इजाज़त लेंगे, सू और भी सूट, या तो केस डालेंगे या केस को डिफेंड करेंगे, और मे डिफेंड सच सूट, डिफेंड करेंगे ऑन बिहाफ ऑफ, और किसके बिहाफ पे, किसके बिहाफ पे, और फॉर द बेनिफिट ऑफ ऑल पर्सन्स हो इंटरेस्टेड, उन पर्सन्स के बिहाफ पे, उन व्यक्तियों के बिहाफ पे जिनकी सेम रुचि है। तो इसका हम सिंपल एग्जांपल ये ले सकते हैं कि कोई ऐसा मुकदमा डलना है जिसमें 1000 डिफेंडेंट्स हैं और उन सब 1000 डिफेंडेंट्स हैं या 1000 प्लेंटिफ्स हैं,
उन 1000 प्लेंटिफ और डिफेंडेंट का सेम इंटरेस्ट है, उनका सेम क्वेश्चन ऑफ लॉ है, उनका सेम क्वेश्चन ऑफ फैक्ट है, सेम कानून से उनको केस डालना है और सेम उनको उस कानून के तहत रिलीफ लेना है, और उनके सेम तथ्य हैं, जो भी उनका रेलिवेंट फैक्ट्स हैं, केस की प्लीडिंग्स है वो भी सेम है। सो बोल रहा है एक या उससे अधिक व्यक्ति भी उनके बिहाफ पे केस डाल सकता है, वो मुकदमा डाल सकता है, दीवानी मुकदमा, या उनके बिहाफ पे डिफेंड कर सकता है, केस लड़ सकता है अगर किसी ने डाला हुआ है तो। और पहले पर ये करने से पहले परमिशन ऑफ द कोर्ट लगेगी, लीव ऑफ द कोर्ट लगेगी, अदालत की परमिशन लगेगी ये करने से पहले। अब क्लोज बी ऑफ रूल 8, द कोर्ट में डायरेक्टेड वन और मोर ऑफ सच पर्सन में सू और बी सूड। अब कोर्ट डायरेक्शन दे देगा, निर्देश दे देगा कि भाई एक व्यक्ति या एक से ज़्यादा व्यक्ति आप सू कर लीजिए, आप केस डाल दीजिए दीवानी मुकदमा, या आप केस लड़ लीजिए, और मे डिफेंड ससुर डिफेंड कर लीजिए ऑन बिहाफ ऑफ, किसके बिहाफ पर, फॉर द बेनिफिट ऑफ ऑल पर्सन और इंटरेस्ट, उन व्यक्तियों के बेनिफिट पे, हित के लिए, लाभ के लिए, जो कि सेम इंटरेस्ट सेम रुचि रखते हैं, सेम हित है उनका, उसके उनके लिए। अब रूल 8 सब रूल 2, द कोर्ट शैल इन एवरी केस, अब अदालत हर केस में वेर अ परमिशन और डायरेक्शन इज गिवन, जहाँ परमिशन दी है मतलब निर्देश दिए हैं, या परमिशन इजाज़त दी है या निर्देश दिए हैं, वो ऊपर वाले उसमें जो भी क्लोज ए और बी बताए थे। क्लोज ए में तो परमिशन मांगता है और क्लोज बी में कोर्ट खुद डायरेक्शन देता है ऊपर वाले में। अब रूल 2 यही बता रहा है, जिस भी केस में अदालत ने परमिशन दी है या डायरेक्शन दी है, इज गिवन अंडर सब रूल 1 में दी है एट द प्लेंटिफ्स एक्सपेंस। अब क्या करेगा अदालत, प्लेंटिफ वादी के खर्चे पर, गिव नोटिस ऑफ द इंस्टीट्यूशन ऑफ द सूट टू ऑल पर्सन सो इंटरेस्टेड। अब नोटिस भी भिजवाएगा उन व्यक्तियों के पास जिसके सेम हित थे उस वाद में, इधर बाय पर्सनल सर्विस, या तो उन व्यक्तियों को, वादियों को या प्रतिवादियों को पर्सनल सर्विस करवाएगा प्लेंटिफ के एक्सपेंस, वादी के खर्चे पर, और वेयर बाय रीजन ऑफ द नंबर ऑफ पर्सन्स और एनी अदर कोज, या इतने पर्सन्स ऑफ नंबर है कि वो अनगिनत हैं और वो मतलब पॉसिबल ही नहीं है पर्सनल सर्विस, तो क्या करेंगे, या कोई और अन्य कारण है। सच सर्विस इज नॉट रीजनेबली प्रैक्टिकल, कि ऐसी सर्विस, नोटिस की सर्विस प्रैक्टिकली मौजूदा तौर पर तो नहीं हो सकती, तो क्या करेगा, बाय पब्लिक एडवर्टीजमेंट एज द कोर्ट इन ईच केस में डायरेक्ट। तो अगर मान लो कि 1,00,000 नंबर ऑफ पर्सन इंटरेस्टेड है, उनका सेम क्वेश्चन ऑफ लॉ और फैक्ट है, सो पब्लिक एडवर्टीजमेंट, एक न्यूज़पेपर में एडवर्टीजमेंट लिखवा दी जाएगी और उसको नोटिस की सर्विस सबको करवा दी जाएगी, तो ये भी कोर्ट ऑर्डर कर सकता है, ये सब रूल 2 बोलता है। सब रूल 3, एनी पर्सन ऑन हुज बिहाफ और फॉर हुज बेनिफिट अ सूट इज इंस्टीट्यूटेड, जिस भी व्यक्ति के बिहाफ पर और जिस भी व्यक्ति के लाभ के लिए यह रिप्रेजेंटेटिव सूट डलता है अंडर सब रूल 1 के तहत, मे अप्लाई टू द कोर्ट टू बी मेड अ पार्टी टू सच सूट। अब वो व्यक्ति जिसका सेम रुचि थी, जिस सूट डल रहा था, पहले तो उसने डलवा दिया किसी और के थ्रू, अब वो कहता है वो व्यक्ति जिसकी सेम रुचि थी, सेम हित था, वो भी कोर्ट में अप्लाई कर सकता है कि जज साहब मेरे को भी पार्टी बना लीजिए, अब मैं भी अपने केस में क्या हो रहा है मैं भी एक्टिवली पार्ट लेना चाहता हूँ। ये क्यों होता है ऐसा, रूल 3 का मेनली, सब रूल 3 का क्या पर्पस है, क्योंकि अब जो पार्टी पहले बना था, अब जो दूसरी पार्टी जो बनना चाहता है उनकी बनती नहीं है, पहले बनती थी पर अब नहीं बनती, बोल रहा मैं तेरे को वो करने नहीं दूंगा, अपने सूट हैंडल नहीं करने दूंगा, मैं खुद आ रहा हूँ। तो ये सब रूल 3 के लिए बताया गया था कि भाई अब जो पार्टी जो पहले था अब दोबारा पार्टी बन सकता है, वो ऐड हो सकता है बाद में। अब सब रूल 4, नो पार्ट ऑफ द क्लेम इन एनी सच सूट शैल बी अबंडेंड, जो ये रिप्रेजेंटेटिव सूट डलेगा ना, वाद डलेगा, इस वाद का कोई भी भाग और किसका क्लेम का जो मांगा गया है वो अबेंडेंट नहीं होगा, मतलब ऐसे ही लवारिस नहीं छोड़ा जाएगा अंडर सब रूल 1, जो सब रूल 1 के तहत जो वाद डाला गया था। एंड नो सच सूट शैल बी विड्रॉन अंडर सब रूल 3 ऑफ रूल 1 ऑफ ऑर्डर 23, और जो रिप्रेजेंटेटिव सूट डलेंगे इसको ना तो विड्रॉ किया जाएगा, कोर्ट से निकाला जाएगा। ये ऑर्डर 23 में विड्रॉ एंड कॉम्प्रोमाइज ऑफ द सूट्स का ऑर्डर है, तो इसमें ये विड्रॉल एंड कॉम्प्रोमाइज़ की बात होती है कि वाद का विड्रॉल और निकाला कैसे जाता है और उनका कॉम्प्रोमाइज समझौता कैसे होता है। एंड नो एग्रीमेंट कॉम्प्रोमाइज और सेटिस्फेक्शन, और कह रहा है रिप्रेजेंटेटिव सूट में कोई भी करार नहीं होगा, कोई भी समझौता नहीं होगा और कोई भी सेटिस्फेक्शन मतलब कोई कंसिलिएशन के वो नहीं होंगे। शैल बी रिकॉर्डेड एनी सच सूट अंडर रूल 3 ऑफ दैट ऑर्डर, तो कह रहा है उस सूट में, रिप्रेजेंटेटिव सूट में नहीं होंगे, ये रिकॉर्ड नहीं दर्ज किए जाएंगे। कौन से ऑर्डर के तहत, जो कि ऑर्डर 23 रूल 3 में दे रखे हैं, नहीं होगा। अनलेस एक्सेप्शन हो सकता है, द कोर्ट हैज़ गिवन एट द प्लेंटिफ एक्शन, वही अदालत ने प्लेंटिफ के खर्चे पर, वादी के खर्चे पर, नोटिस टू ऑल पर्सन सो इंटरेस्टेड, सभी व्यक्तियों को जिसके हित के लिए वो केस लड़ रहा था प्लेंटिफ वादी, उनको नोटिस देगा। इन द मैनर स्पेसिफाइड इन सब रूल 2, जो सब रूल 2 में मैनर तरीका बता रखा था वही न्यूज़पेपर के हिसाब से, पर्सनल सर्विस के हिसाब से उन हर व्यक्ति को नोटिस पहुंचाएगा कोर्ट, तो तब हो सकता है, तब ये सारी चीज़ें विड्रॉ, कॉम्प्रोमाइज़ और रिकन्सिलिएशन एग्रीमेंट सब कुछ हो सकता है। ये एक्सेप्शन है इसकी सब रूल 4 की। अब सब रूल 5,
वेयर एनी पर्सन सुइंग और डिफेंडिंग इन एनी सच सूट, बोल रहा है जो जहाँ भी कोई व्यक्ति इस रिप्रेजेंटेटिव सूट को मतलब लड़ रहा है या उसने डाला हुआ है, उसने केस चला रखा है, डज नॉट प्रोसीड विद ड्यू डिलिजेंस, कह रहा है बिल्कुल एक्टिव होकर मतलब कार्रवाई नहीं कर रहा है सूट पे, मतलब वाद पे लगा नहीं हुआ है, मतलब अपने फुल एफर्ट्स नहीं डाल रहा है सूट में, उस वाद में, तो कह रहा है इन द सूट और डिफेंस, सूट चलाने में या उसको डिफेंड करने में। द कोर्ट में सब्सटीट्यूट इन हिज प्लेस एनी अदर पर्सन हैविंग द सेम इंटरेस्ट इन द सूट। सो अदालत क्या करेगा, जो व्यक्ति जो पहले जो सूट चला रहा था या डिफेंड कर रहा था उसको तो हटा देगा, उसी जगह कोई नए व्यक्ति को ऐड कर देगा जिसका उस सूट में इंटरेस्ट है, हित है। तो ये हमारा सब रूल 5 बोलता है ऑफ रूल 8 ऑफ ऑर्डर 1। अब सब रूल 6, अ डिक्री पास इन अ सूट अंडर दिस रूल। सो जो डिक्री पास होगी, जजमेंट के बाद जो डिक्री पास होगी इस सूट में, रिप्रेजेंटेटिव सूट में, शैल बी बाइंडिंग ऑन ऑल पर्सन्स ऑन हुज बिहाफ और फॉर हुज बेनिफिट, कह रहा है बाइंडिंग रहेगी, बाधित रहेगी उन हर व्यक्तियों पे जिसके बिहाफ पे सूट डाला गया था और जिसके बिहाफ पे सूट लड़ा गया था। द सूट इज इंस्टीट्यूट और डिफेंडेड एज द केस में भी, जैसा भी मुकदमा हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट सब रूल है, सब रूल 6 ऑफ रूल 8 ऑफ ऑर्डर 1 बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब इस पे रेस जुडिकाटा के प्रिंसिपल्स हमें दिखते हैं, जो सेक्शन 11 में हमें रेस जुडिकाटा दिया हुआ है कि भाई आप ये मत मानना कि आपने किसी और व्यक्ति को परमिशन दे रखी थी तो वो केस लड़ रहा था, मतलब पार्टी बना हुआ था और आपके भी सेम हित थे, तो आप बाद में कभी दूसरा केस डाल दो उसी सेम कोज ऑफ एक्शन पे और आप बाद में बोलो कि जी मैं तो केस लड़ ही नहीं रहा था, मेरे बिहाफ पे तो वो लड़ रहा था। नहीं, ये अलाउड नहीं है, आप पे रेस जुडिकाटा लग जाएगा, सेक्शन 11 जो बोलता है सीपीसी का। अब रूल 8 की एक्सप्लेनेशन बोलती है फॉर द पर्पस ऑफ डिटरमाइनिंग वेदर द पर्सन हु सू और सूड और डिफेंड हैव द सेम इंटरेस्ट, कह रहा है यह पता लगाने के लिए जिन व्यक्तियों ने केस चला रखा है और जिन व्यक्तियों के बिहाफ पे केस लड़ा जा रहा है, क्या उनका सेम इंटरेस्ट, उनका सेम हित है इन वन सूट, एक मुकदमे में, एक दीवानी मुकदमे में। इट इज़ नॉट नेसेसरी टू एस्टेब्लिश दैट सच पर्सन हैविंग द सेम कोज ऑफ एक्शन, ये एस्टेब्लिश करना, ये साबित, ये बिल्कुल फाउंडेशन बनाना जरूरी नहीं है कि उन व्यक्तियों का सेम कोज ऑफ एक्शन है, कि उनका सेम कोज ऑफ एक्शन है, एक ही कोज ऑफ एक्शन बिल्कुल भी एस्टेब्लिश करना जरूरी नहीं है। एज द पर्सन ऑन हुज बिहाफ और फॉर हुज बेनिफिट, जिन व्यक्तियों के लिए और जिन व्यक्तियों के लिए सूट डला है या सूट डिफेंड हो रहा है, दे सू और सूट और डिफेंड द सूट एज द केस में, बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि एस्टेब्लिशमेंट की जाए सेम कोज ऑफ एक्शन की हर व्यक्तियों के हिसाब से, जितने भी पार्टीज बने हुए उनका सेम इंटरेस्ट है। ये एक्सप्लेनेशन केवल रही है रूल 8 की। अब रूल 8 कैपिटल ए, इट इज सेइंग पावर ऑफ कोर्ट टू परमिट अ पर्सन और बॉडी ऑफ पर्सन टू प्रेजेंट ओपिनियन और टू टेक पार्ट इन द प्रोसीडिंग, कह रहा है अदालत की शक्ति है कि वो किसी भी व्यक्ति को इजाज़त दे देगी कि आप इस सूट की, आप इस दीवानी मुकदमे की प्रक्रिया में भाग लीजिए। ये रूल 8 कैपिटल ए बोलता है। ये भी अमेंडमेंट से ऐड हुआ था 1976 की सीपीसी की अमेंडमेंट से। सो बॉडी पढ़ेंगे, while trying a suit the court may if satisfied that a person or body of persons is interested in any question of law, so it's saying अदालत जब एक सूट को, एक दीवानी मुकदमे को ट्राई कर रहा है, एंटरटेन कर रहा है, सुन रहा है, सो अदालत को यह लगता है और वो संतुष्ट हो जाता है कि एक व्यक्ति या बॉडी ऑफ व्यक्ति, बहुत सारे व्यक्ति हैं, उनकी कोई बॉडी है, मतलब वो ग्रुप है, वो इंटरेस्टेड है, वो रुचि ले रहे हैं किसमें, कोई ऐसा प्रश्न उठ गया कानून का उस दीवानी मुकदमे के कि वो रुचि ले रहे हैं वो व्यक्ति और बॉडी ऑफ व्यक्ति, विच इज़ डायरेक्टली एंड सब्सटेंशियली इन इशू इन दैट सूट, और वो जो जिसमें वो सब्जेक्ट, जिसमें वो रुचि ले रहे हैं वो बॉडी, वो पर्सन्स और बॉडी ऑफ पर्सन्स, और वो उस दीवानी मुकदमे में वो मैटर डायरेक्ट और सब्सटेंशियल, मतलब बिल्कुल डायरेक्ट वही मुद्दा है या सब्सटेंशियल या कुछ हद तक वही मुद्दा है उस दीवानी मुकदमे में जो कोर्ट ट्राई कर रहा है। एंड दैट इट इज़ नेसेसरी इन द पब्लिक इंटरेस्ट टू अलाउ दैट पर्सन और बॉडी ऑफ पर्सन्स टू प्रेजेंट हिज और इट्स सच ओपिनियन, और यह बहुत ज़रूरी हो गया जनता जनार्दन के हित के लिए कि उन व्यक्तियों को अलाउ कर दिया जाए, इजाज़त दे दी जाए कि अपना भी ओपिनियन, अपनी राय रखें उस दीवानी मुकदमे में जो भी प्रश्न उठाए कानून का। एंड टू टेक परमिट दैट पर्सन और बॉडी पर्सन टू प्रेजेंट ओपिनियन एंड टू टेक सच पार्ट इन द प्रोसीडिंग, और उस दीवानी मुकदमे की प्रक्रिया में भाग ले वो पर्सन और बॉडी ऑफ पर्सन ऑफ द सूट, उस वाद की, एज द कोर्ट में स्पेसिफाई, जैसा भी अदालत स्पेसिफाई कर देगा। ये हमारा रूल के 8 कैपिटल ए बोलता है। अब वी विल स्टडी ऑर्डर 1 रूल 9, मिस जॉइंडर एंड नॉन जॉइंडर। सो अब रूल 9 में बताता है मिस जॉइंडर के रूल्स एंड नॉन जॉइंडर के रूल्स। तो हमें पहले पता होना चाहिए कि मिस जॉइंडर क्या होता है। मिस जॉइंडर वो होता है, वो व्यक्ति होता है कि किसी ने ए ने सूट डाला, बी पे सूट डाला, लेकिन ए ने साथ के साथ पार्टी बी को भी बना लिया और बी का कोई लेना देना नहीं था उस सूट से, तो वो होता है मिस जॉइंडर। ओके। एंड नॉन जॉइंडर क्या होता है कि ए को, जो ए वादी है, जो प्लेंटिफ बनेगा,
और उसको साथ में को प्लेंटिव बी को भी लेना है, तो उसने बी को छोड़ दिया और ए अपने आप ऐड हो गया और उसने सूट डाल दिया, तो बी क्या हो गया, अब बी को नॉन जॉइंडर हुआ बी का, तो अब ये नॉन जॉइंडर ऑफ पार्टी हो गया। सो ये रूल 9 उसी के रूल बताता है, मिस जॉइंडर एंड नॉन जॉइंडर के रूल। तो कह रहा है नो सूट शैल बी डिफीटेड बाय रीजन ऑफ द मिस जॉइंडर और नॉन जॉइंडर। कह रहा है किसी भी दीवानी मुकदमे में कोई फर्क नहीं पड़ेगा अगर मिस जॉइंडर हुआ है, मतलब पार्टी जोड़ना था नहीं जोड़ा, और नहीं मतलब मिस जॉइंडर पार्टी जुड़ गया है और नहीं जोड़ना था, और नॉन जॉइंडर पार्टी जोड़ना था पर नहीं जोड़ा, तो कह रहा कोई भी सूट हारेगा नहीं, दीवानी मुकदमा हारेगा नहीं सिर्फ इसी बात को लेकर। एज द कोर्ट में इन एवरी सूट डील विद द मैटर इन कंट्रोवर्सी, और जो अदालत डील करती है जो मैटर इन कंट्रोवर्सी, जो मुद्दे का मैटर है जिसकी वजह से डिस्प्यूट राइज हुआ है, सो फार एज रिगार्ड द राइट्स एंड इंटरेस्ट ऑफ द पार्टीज एक्चुअली बिफोर इट, जिस हद तक जो राइट्स हैं जो अधिकार हैं और लाइबिलिटीज है पार्टीज की, तो उस हिसाब से देखा जाए तो कोई भी सूट डिफीट नहीं करेगा बिकॉज ऑफ मिस जॉइंडर एंड नॉन जॉइंडर ऑफ पार्टीज। सो प्रोवाइजो इज वेरी इंपॉर्टेंट ऑफ रूल 9, इट इज सेइंग प्रोवाइडेड दैट नथिंग इन दिस रूल शैल अप्लाई टू नॉन जॉइंडर ऑफ अ नेसेसरी पार्टी। अभी नेसेसरी पार्टी बहुत इंपॉर्टेंट पार्टी है सूट की, बिना नेसेसरी पार्टी के तो सूट आगे चल ही नहीं सकता दीवानी मुकदमा। तो नेसेसरी पार्टी क्या होती है, ए को बी से पैसे लेने थे 1 लाख रुपए, पर ए को सूट डालना था, ए ने किसी बी को बोल दिया, बिना ना तो सेल किया अपने कॉज ऑफ एक्शन को ना गिफ्ट किया, बी को बोल दिया कि भाई तुम डाल लो मेरा तो टाइम नहीं है, अब बी ने सी पर सूट डाल दिया। सो अब कोर्ट कहेगा भाई तुम्हारा क्या लोकस स्टैंड आया है, व्हाट इज योर अथॉरिटी टू स्टैंड बिफोर द कोर्ट, यू डिडंट गिव अ पेनी ऑफ मनी टू मिस्टर बी, सो व्हाट इज योर लोकस स्टैंड आई टू स्टैंड इन फ्रंट ऑफ कोर्ट, व्हाट इज योर अथॉरिटी, सो वेयर इज नेसेसरी पार्टी, वेयर इज ए हु हैज गिवन द मनी। सो ये रूल 9 कुछ भी उस नेसेसरी पार्टी पर अप्लाई नहीं होगा, नेसेसरी पार्टी के नॉन जॉइंडर से सूट बिल्कुल डिफीट कर जाएगा, हार जाएगा, ये बोल रहा है रूल 9। अब रूल 10 इज सेइंग ऑफ ऑर्डर 1 सूट इन नेम ऑफ रॉन्ग प्लेंटिव। सो बोल रहा है वाद डाल दिया गया है और वादी कौन बना दिया, उसमें उस वादी ही गलत बना दिया है। सो ये रूल 10 में इम्प्लीडमेंट प्रोसीडिंग्स आती हैं, इम्प्लीड किया जाता है किसी नई पार्टीज को। सो ये बोल रहा है सब रूल 1 वेयर अ सूट हैज बीन इंस्टीट्यूटेड इन द नेम ऑफ द रॉन्ग पर्सन एज प्लेंटिव, जहाँ एक वाद डल गया है, एक वाद इंस्टीट्यूट हो गया है, मतलब वो ऑर्डर 4 वाला, ठीक है, और वो वाद इंस्टीट्यूट हो गया किसी गलत नाम के व्यक्ति के वादी बना लिया उसमें, और वेयर इट इज डाउटफुल वेदर इट हैज बीन इंस्टीट्यूटेड इन द नेम ऑफ अ राइट प्लेंटिव, और यहाँ थोड़ी शंका भी है कि क्या सूट जो वाद डला है क्या उसमें जो वादी है क्या उसका सही नाम है, क्या वो सही आदमी है, मतलब क्या वो एक्यूरेट आदमी है। द कोर्ट में एट एनी स्टेज ऑफ द सूट, तो अदालत क्या करेगा किसी भी स्टेज पर दौरान सूट की उस दीवानी मुकदमे की, इफ सेटिस्फाइड दैट द सूट हैज बीन इंस्टीट्यूटेड थ्रू अ बोनाफाइड मिस्टेक, संतुष्ट हो जाता है अदालत की भाई सूट डल तो गया है, दीवानी मुकदमा डल तो गया है, पर एक बोनाफाइड मिस्टेक अच्छे विश्वास में गलती हुई है कोई, एंड दैट इट इज नेसेसरी फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ द रियल मैटर इन डिस्प्यूट, और ये बहुत जरूरी हो गया है जो मेन मुद्दा है लड़ाई का डिस्प्यूट का, उसको सुलझाने के लिए, उस मुद्दे को डिस्प्यूट के मुद्दे को क्लियर करने के लिए क्या, सो टू डू ऑर्डर एनी अदर पर्सन टू बी सब्सटीट्यूटेड, ऑर्डर कर देगा अदालत की किसी और व्यक्ति को अगर सब्सटीट्यूट करना है, मतलब ऐड करना है, इम्प्लीड करना है तो आप कर सकते हैं, और एडेड एज प्लेंटिव, और ऐड कर सकते हो किसकी तरह, वादी की तरह, अपॉन सच टर्म्स एज द कोर्ट थिंक्स फिट, और कोस्ट लगा देगा, टर्म्स का मतलब होता है कोस्ट लगा देगा, कुछ रकम लगा देगा, क्योंकि आपने गलती की थी, आपने मेन प्लेंटिव को ऐड नहीं किया था, अगर ऐसा फाइंड आउट किया बाद में तो कोस्ट तो लगाएगा, और अदालत फिर ऐसे ऑर्डर कर देगा। अब सब रूल 2 ऑफ रूल 10 ऑफ ऑर्डर 1, कोर्ट में स्ट्राइक आउट और ऐड पार्टीज, तो अदालत क्या करेगा, कोई प्लेंटिव वादी या प्रतिवादी बना हुआ है और वो जरूरी नहीं है तो उसको स्ट्राइक आउट कर देगा, निकाल के सूट से दीवानी मुकदमे के बाहर कर देगा, और ऐड पार्टीज, या कोई पार्टी नहीं बना हो उसको ऐड कर लेगा खुद से ही। सो बोल रहा है द कोर्ट में एट एनी स्टेज ऑफ द प्रोसीडिंग्स, सो बोल रहा है अदालत किसी भी स्टेज पे प्रक्रिया की दीवानी मुकदमे की, इधर अपॉन और विदाउट द एप्लीकेशन ऑफ ईदर पार्टी, इधर अपॉन मतलब सोमोटू या खुद के इनिशिएटिव से, या कोई पार्टी कोई पत्र लगाएगा, कोई पार्टी मतलब वादी या प्रतिवादी एप्लीकेशन लगाएगा अदालत में, एंड ऑन सच टर्म्स कोस्ट भी लगाएगा, अगर कोई वादी एप्लीकेशन लगाए प्रतिवादी एप्लीकेशन लगाए तो कोस्ट भी लगाएगा, एज मे अपीयर टू द कोर्ट टू बी जस्ट, और जैसा भी कोस्ट लगाना अदालत को ठीक लगे उस हिसाब से कोस्ट लगाएगा। ऑर्डर एट द नेम ऑफ एनी पार्टी, ऑर्डर कर देगा कि नाम किसी भी पार्टी का दल का इम्प्रॉपरली ज्वाइन, जो कि अच्छी तरह से ज्वाइन नहीं किया गया उसको, मतलब नॉन ज्वाइनर हुआ पड़ा है उसका, वेदर एज प्लेंटिव और डिफेंडेंट, और
इम्प्रॉपरली मतलब उसको ज्वाइन नहीं किया गया, किसके रूप में, वादी के रूप में और प्रतिवादी के रूप में। बी स्ट्रक आउट, अगर ज्वाइन किया हुआ है तो उसको स्ट्रक आउट, बाहर निकालो। और डेट द नेम ऑफ एनी पर्सन हु ought टू हैव बीन ज्वाइंड, या फिर कोई ऐसा व्यक्ति है जिसको ज्वाइन करना चाहिए था पर उसको ज्वाइन नहीं किया। वेदर एज प्लेंटिव और डिफेंडेंट, किसकी तरह, वादी की तरह, प्रतिवादी की तरह। और हुज प्रेजेंस बिफोर द कोर्ट में बी नेसेसरी, और जिसकी हाजिरी, उस वादी की प्रतिवादी की हाजिरी अदालत के सामने बहुत जरूरी है करवानी। इन ऑर्डर टू एनेबल द कोर्ट इफेक्चुअली एंड कंप्लीटली टू एडजुडिकेट अपॉन एंड सेटल ऑल द क्वेश्चंस इन्वॉल्व इन द सूट बी एडेड। सो जिसके जो अदालत को लगता है कि अगर ये पार्टी हमने ऐड नहीं की तो हम जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो वाद का, हम उसको एडजुडिकेट, उसकी सुनवाई, उसको सही तरीके से डिसाइड कर ही नहीं सकते, तो उसको ऐड कर लिया जाएगा। ये सब रूल 2 बोलता है, रूल 10 ऑफ ऑर्डर 1 का। अब सब रूल 3, इट इज सेइंग नो पर्सन शैल बी एडेड एज अ प्लेंटिव सुइंग विदाउट अ नेक्स्ट फ्रेंड। किसी भी व्यक्ति को वादी के तौर पर ऐड नहीं किया जाएगा जो कि सू कर रहा है, जो कि केस डाल रहा है, किसकी तरह, कोई उसका नेक्स्ट फ्रेंड नहीं है। मतलब वो व्यक्ति क्या है, या तो वो व्यक्ति माइनर है या वो व्यक्ति अनसाउंड माइंड का है, ठीक है, तभी उसको नेक्स्ट फ्रेंड की जरूरत पड़ती है। और एज द नेक्स्ट फ्रेंड ऑफ द प्लेंटिव अंडर डिसेबिलिटी विदाउट हिज कंसेंट, अगर वो व्यक्ति जिसको आप वादी बनाना चाह रहे हो वो डिसेबल व्यक्ति है, अपाहिज व्यक्ति है, तो कह रहा है उसके जो उसका गार्जियन है या नेक्स्ट फ्रेंड, उसकी आप कंसेंट लोगे, सहमति लोगे, तभी आप उस व्यक्ति को प्लेंटिव, वादी या प्रतिवादी बनाओगे। ये इम्प्लीडमेंट प्रोसीडिंग रूल 10 का सब रूल 3 बोलता है। अब रूल 4, वे डिफेंडेंट एडेड प्लेंट टू बी अमेंडेड। अब बोला है जहाँ प्रतिवादी ऐड होगा तो भाई जो प्लेंट है, जो वो है, वाद है, उसको तो अमेंड करना पड़ेगा, उसमें बदलाव तो लगेंगे। अब आपने कोई पार्टी ऐड की है तो आपने वो पार्टी ऐड क्यों की है, कुछ आपको कुछ उससे रिलीफ क्लेम करने, तभी तो आपने वो पार्टी ऐड की, तो प्लेंटिव अमेंडमेंट तो होगी। सो इट इज सेइंग वेयर अ डिफेंडेंट इज एडेड, जहाँ एक प्रतिवादी ऐड किया गया है। द प्लेंट शैल अनलेस द कोर्ट अदरवाइज डायरेक्ट्स। सो प्लेंट तो शैल है, मैंडेटरी है, और एक्सेप्शन क्या है कि भाई जिस हिसाब से अदालत ऑर्डर करता है। बी अमेंडेड कह रहा है उसमें कुछ बदलाव होंगे वाद में। इन सच मैनर एज मे बी नेसेसरी एंड अमेंडेड कॉपीज ऑफ द सम्मन्स, और कह रहा है उस हिसाब से अमेंड होगा जिस हिसाब से जरूरी लगता है पार्टीज को और कोर्ट को। और जो अमेंडेड कॉपीज हैं, जैसे आपने प्लेंट को, वाद को अमेंड कर दिया, और जो कॉपीज आप नकल बनाओगे ऑफ द सम्मन्स के साथ वो नकल आप भेजोगे पार्टीज को। शैल बी सर्व्ड ऑन द न्यू डिफेंडेंट, और किसको भेजोगे, जो नया प्रतिवादी बना है उसको ही भेजोगे। एंड इफ द कोर्ट थिंक्स ऑन द ओरिजिनल डिफेंडेंट, या अगर कोर्ट को उचित लगता है, अदालत को लगता है, तो जो पहले के प्रतिवादी है ना डिफेंडेंट, उनको भी वो नए जो अमेंडेड कॉपी उनको भी भिजवा देंगे कोर्ट। सो ये बोलता है। अब सब रूल 5, इट इज सेइंग सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ इंडियन लिमिटेशन एक्ट। अब ये लिमिटेशन एक्ट बदल के हो गया है इंडियन लिमिटेशन एक्ट 1963। सो ये बोल रहा है अभी जो इसमें सेक्शन 22 है वो अब सेक्शन 21 हो गया लिमिटेशन एक्ट का। द प्रोसीडिंग एज अगेंस्ट एनी पर्सन एडेड एज डिफेंडेंट शैल बी डीम्ड टू हैव बीगन ओनली ऑन द सर्विस ऑफ समन। सो अब ये बोल रहा है सेक्शन 21 जो लिमिटेशन एक्ट का है, तो उसमें यही बताता है कि भाई आपने कोई नई पार्टी ऐड करी है दीवानी मुकदमे में, सो वो बताता है कि प्रोसीडिंग कब से चालू होंगी, उस दिन से, उस प्रतिवादी के विरुद्ध उस दिन से प्रोसीडिंग चालू होंगी, दीवानी मुकदमा चालू होगा जिस दिन से वो पार्टी बना है, ना कि उस दिन से जिस दिन सूट फाइल हुआ था, जिस दिन से केस फाइल हुआ था उस दिन से नहीं बनेगा। यही आप हमारा सब रूल 5 कह रहा है, रूल 10 ऑफ ऑर्डर 1। अब रूल 11 ऑफ ऑर्डर 1 बहुत ही इंपॉर्टेंट नहीं है तो फिर भी पढ़ लेते। कंडक्ट ऑफ सूट कह रहा है व्यवहार कौन चलाएगा दीवानी मुकदमे का, तो इट इज सेइंग द कोर्ट में गिव द कंडक्ट ऑफ अ सूट टू सच पर्सन एज ए डीम्स प्रॉपर। तो अदालत सौंप देगा जिम्मेवारी उस दीवानी मुकदमे की एक ऐसे व्यक्ति को, मतलब ऑब्वियसली पार्टीज तो रहेंगे वो, उस ऐसी पार्टीज को जो कि अदालत को उचित लगता है कि हाँ भाई ये ओके बिल्कुल ओके रिपोर्ट का बंदा है, ये सूट के व्यवहार को कंट्रोल कर लेगा, सूट में डेली आएगा, जब भी तारीख लगेगी जब भी आएगा, फुल जिम्मेवारी निभाएगा। तो रूल 11 कंडक्ट ऑफ द सूट की बात करता है। रूल 12 अपीयरेंस ऑफ वन ऑफ सेवरल प्लेंटिव्स और डिफेंडेंट्स फॉर अदर, कह रहा हाजिरी दे देगा एक व्यक्ति, बहुत सारे अगर प्लेंटिव्स हैं, वादी हैं, तो एक व्यक्ति उनके लिए हाजिरी दे देगा। अगर कह रहा है बहुत सारे डिफेंडेंट्स प्रतिवादी हैं तो उनके लिए एक डिफेंडेंट ही हाजिरी दे देगा अदालत में। ये रूल 12 बोलता है। तो सब रूल 1 ऑफ रूल 12, वेयर देयर आर मोर प्लेंटिव्स देन वन, जहाँ एक वादी से ज़्यादा वादी हैं, एनी वन और मोर ऑफ देम, या तो एक या उससे भी ज़्यादा, मे बी ऑथराइज बाय एनी अदर और देम टू अपीयर, कह रहा है उनको, उन एक बंदों को या दूसरे वादी को, जो एक से ज़्यादा वादी बनेंगे उनको ऑथराइज कर देंगे वो, और सारे वादी जो बहुत सारे प्लेंटिव है वो ऑथराइज कर देंगे उनको। एनी वन और मोर ऑफ देम मे बी ऑथराइज टू अपीयर प्लीड और एक्ट, की तुम हाजिरी दोगे अदालत में हमारे पक्ष के लिए, तुम हाजिरी दोगे आप और वो प्लीड करोगे, तुम ही मतलब
प्लीड करोगे, मतलब आर्ग्यूमेंट में हिस्सा लोगे और एक्ट तुम ही कार्य करोगे अब इस सूट में, दीवानी मुकदमे के। फॉर सच अदर, उन दूसरे प्लेंटिफ्स के लिए, इन एनी प्रोसीडिंग, किसी भी प्रक्रिया में, एंड इन अ लाइक मैनर, और उसी तरीके से, वेयर देयर आर मोर डिफेंडेंट्स देन वन, अगर वहीं उसी तरीके से अगर डिफेंडेंट्स भी बहुत, एक से ज़्यादा भी बहुत सारे डिफेंडेंट्स प्रतिवादी हैं, सो वही रूल्स अब उसके प्रतिवादी के लिए लग जाएंगे कि बहुत सारे जो प्रतिवादी है वो एक पर्सन को या एक से ज़्यादा व्यक्ति को ऑथराइज कर देंगे कि तुम हमारे लिए अब सूट लड़ोगे, तुम डिफेंड करोगे। सो ये सब रूल 1 बोलता है रूल 12 का। अब सब रूल 2 ऑफ रूल 12 ऑफ ऑर्डर 1, द अथॉरिटी शैल बी इन राइटिंग साइन बाय द पार्टी गिविंग शैल बी फाइल इन कोर्ट। अब जो अथॉरिटी लेटर वो प्लेंटिव्स, बहुत सारे प्लेंटिव्स वादी और बहुत सारे प्रतिवादी उस व्यक्ति को ऑथराइज करेंगे तो वो लिखित में होनी चाहिए, और वो अथॉरिटी अब कोर्ट में, अदालत में जमा करेगा वो व्यक्ति जिसको अथॉरिटी दी है। ये सब रूल 2 बोलता है रूल 12 का। अब रूल 13, सो इट इज सेइंग ऑब्जेक्शंस एज टू नॉन जॉइंडर और मिस जॉइंडर। कह रहा है आपत्ति लेनी है किसके लिए कि जज साहब इसमें मुकदमे में, दीवानी मुकदमे में तो मिस जॉइंडर हुआ है या नॉन जॉइंडर हुआ है, तो उसकी आपत्ति लेनी है। और कब लेनी है, वही रूल 13 में ऑर्डर 1 के रूल बता रखे हैं। मैं बॉडी पढ़ रहा हूँ रूल 13 की। ऑल ऑब्जेक्शंस ऑन द ग्राउंड ऑफ नॉन जॉइंडर, कह रहा है सभी आपत्ति किस आधार पर कि जज साहब दीवानी मुकदमे में नॉन जॉइंडर हुआ है, किसी पार्टी को जोड़ना था पर उसको जोड़ा नहीं गया है, और मिस जॉइंडर, किसी पार्टी को नहीं जोड़ना था उसको जोड़ दिया गया है, शैल बी टेकन एट द अर्लीस्ट पॉसिबल अपॉर्चुनिटी। तो कह रहा है सारी आपत्तियां पार्टीज कब उठा देंगी, जितनी जल्दी संभव हो सके उतनी जल्दी उठा देंगी, अर्लीस्ट पॉसिबल अपॉर्चुनिटीज पे उठा देंगी। एंड इन ऑल केसेस वेयर इशूज आर सेटल, और कह रहा है जरूरी तौर पर उठाना है, कब उठाना है, जिस दिन या तो इशू सेटलमेंट ऑफ इशूज हो रही है, इशू फ्रेम हो रहे हैं उसमें ऑर्डर 14 में, एट और बिफोर सच सेटलमेंट, या तो उसी दिन उठा देंगे सेटलमेंट ऑफ इशूज वाले दिन ऑर्डर 14 में, या उससे पहले भी उठा सकते हैं वो ऑब्जेक्शंस, अनलेस एक्सेप्शन आ गई। द ग्राउंड ऑफ ऑब्जेक्शन हैज सब्सिक्वेंटली अराइजन, कि जो आधार आप ऑब्जेक्शन का लोगे ना, आपत्ति का लोगे, वो उठाई बाद में है, वो अराइजन ही बाद में है, उसका जन्म ही बाद में है उस आधार का, उस आपत्ति का। एंड एनी सच ऑब्जेक्शन नॉट सो टेकन शैल बी डीम्ड टू हैव बीन वेव्ड। और ये फिर ऊपर वाले जनरल रूल के लिए बता रहा है, अगर आपने अर्लीस्ट पॉसिबल अपॉर्चुनिटी में वो ऑब्जेक्शन नहीं उठाया, वो आपत्ति नहीं उठाई एज टू मिस जॉइंडर एंड नॉन जॉइंडर ऑफ पार्टीज, तो अदालत मान लेगा कि अब आपने अपनी जो राइट थी, जो रेमेडी थी उनको निकलवाने की या ऐड करवाने की, वो आपने वेव कर दिया, उसका वेवर कर दिया, आपने वो छोड़ दिया, माफ़ कर दिया। सो दिस इज ऑल अबाउट रूल 13. सो वी हैव स्टडीड टुडे order 1 from rule 1 to rule 13. So these are the most important rules and must be seen. So in next video I will be doing in part 2 of CPC series, I will be doing order 2, order 4, order 5. We will complete 3 orders in next video. Thank you. And if possible, then the viewers can read these rules. By understanding what I have said, these rules, the viewer can positively they will learn something. So thank you, and so if you like the video, like and subscribe. Thank you.